आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मुद्दे की गहराई में जाने वाले हैं जिसने पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2026 के उस अभूतपूर्व नीट एग्जाम लीक की। ये सिर्फ एक साधारण पेपर लीक का मामला नहीं था, बल्कि ये पूरे सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी थी जिसने लाखों होनहार छात्रों के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। आइए इस विश्लेषण के जरिए इस पूरे घोटाले की एक एक परत खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर इतने बड़े स्तर पर यह धांधली हुई कैसे। इस पूरे मामले की शुरुआत होती है एक बेहद खौफनाक मैसेज से। जरा सोचिए, 2 मई 2026 का दिन था। केरला में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा एक स्टूडेंट राजस्थान के सीकर में रहने वाले अपने पिता को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजता है। उस मैसेज के साथ एक फाइल अटैच थी और उसमें साफ साफ लिखा था, ये वो 300 सवाल हैं जो कल के नीट पेपर में आने वाले हैं। ये मैसेज किसी बम के फटने जैसा था। उस पिता ने बिना देर किए अगले ही दिन ये पेपर सीकर में हॉस्टल के बच्चों के बीच बांट दिया, और जब परीक्षा खत्म होने के बाद एक टीचर ने इस पेपर को चेक किया तो जो नतीजा सामने आया उस पर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। तो सबसे अहम बात यह है कि परीक्षा में आए कुल 180 सवालों में से पूरे 135 सवाल इस लीक हुए पेपर से बिल्कुल हूबहू मैच कर रहे थे। मतलब 90 में से 90 बायोलॉजी के सवाल और 45 के 45 केमिस्ट्री के सवाल एक अनब्रोकन सीक्वेंस में थे। यहाँ तक कि एक कॉमा या फुल स्टॉप भी इधर उधर नहीं था। ये कोई ऐसा वैसा गेस पेपर नहीं था, ये पूरी तरह से शब्द दर शब्द चुराया गया असली पेपर था। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा एग्जाम तो था नहीं। 22 लाख, जी हाँ, इस एक परीक्षा पर पूरे 22 लाख मेडिकल छात्रों का भविष्य टिका हुआ था। बच्चे दिन रात एक कर देते हैं, सालों की मेहनत झोंक देते हैं सिर्फ एक डॉक्टर बनने के सपने के लिए। लेकिन इस भयंकर पेपर लीक की वजह से देश के इतिहास में पहली बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को नीट का एग्जाम कैंसिल करना पड़ा। रातों रात लाखों छात्रों की जिंदगी एक गहरे अंधेरे और अनिश्चितता में धकेल दी गई। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के पहले हिस्से पर आते हैं, लीक की इनसाइड स्टोरी। तो चलिए समझते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे। ये कोई गली मोहल्ले की चोरी नहीं थी। जांच में सामने आया कि महाराष्ट्र के नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से ये पेपर चुराया गया, और पकड़े जाने से बचने के लिए पेपर की सिर्फ मोबाइल से फोटो नहीं खींची गई, बल्कि एक हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर का इस्तेमाल किया गया। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस गैंग ने अपने डेटा ट्रांसफर को छिपाने के लिए नासिक के बाहरी इलाके में अपना खुद का एक शैडो सर्वर तक सेटअप कर लिया था। इसके बाद गुड़गांव में एक हैंड रिटन गेस पेपर तैयार किया गया। इसमें 135 असली सवालों के साथ बाहर के और सवाल मिलाकर कुल 410 सवालों का एक बंडल बना दिया गया, ताकि किसी को जरा भी शक ना हो। ये ऑपरेशन लिटरली किसी स्पाई मूवी से कम नहीं था। पैसों का ये खेल कितनी तेजी से बढ़ा, जरा इस टाइमलाइन को देखिए। पहले हफ्ते में नासिक में एक मेडिकल स्टूडेंट ने सिर्फ 1 लाख रुपए देकर इस पेपर की फिजिकल कॉपी हासिल की। दूसरे हफ्ते तक आते आते इसकी सॉफ्ट कॉपी गुड़गांव में 1.5 लाख रुपए में बिक चुकी थी, और फिर तीसरे हफ्ते में इसे एक गेस्ट पेपर का रूप देकर लाखों करोड़ों रुपए कमाने का पूरा जाल बिछा दिया गया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये लाखों का ऑपरेशन ग्राउंड लेवल पर छात्रों तक कैसे पहुंचा, ये देखना भी बहुत जरूरी है। एग्जाम से करीब एक हफ्ते पहले 26 अप्रैल को गुड़गांव के एक डॉक्टर ने ये पेपर राजस्थान के बीवाल ब्रदर्स को 30 लाख रुपए में बेचा। 29 अप्रैल तक ये पेपर सीकर के लोकल एस्पिरेंट्स के बीच आग की तरह फैलने लगा। सीकर के ही एक काउंसलिंग एजेंट ने इसे 5 लाख रुपए में खरीदा और रातों रात लगभग 700 स्टूडेंट्स को बांट दिया। और 2 मई को यही पेपर केरला के एक स्टूडेंट तक 50,000 रुपए में पहुंच गया। सोचिए, ये पेपर हफ्तों से इस नेटवर्क में घूम रहा था और हमारे अधिकारी आराम से सो रहे थे। अब जरा इन आरोपियों के कनेक्शंस पर गौर कीजिए। इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का एक मुख्य आरोपी है दिनेश बीवाल। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के यूथ विंग के नेता के तौर पर और यहाँ तक कि राज्य के शिक्षा मंत्री के साथ भी देखी गईं। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी भाइयों के परिवार के ही 4 बच्चों ने पिछले साल का नीट एग्जाम क्लियर कर लिया था। क्या ये वाकई सिर्फ एक इत्तेफाक था? ये सवाल तो उठेगा ही। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे निराशाजनक पहलू की, सिस्टम की नाकामी और अधिकारियों का साफ इनकार। इस पूरी कहानी में जो बात सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है वो है प्रशासन का रवैया। जब उस व्हिसल ब्लोअर पिता ने सबसे पहले सीकर के पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करानी चाहिए, तो पता है क्या हुआ? पुलिस ने उन्हें अफवाह मत फैलाओ कहकर वापस भेज दिया। जब मामला एनटीए और राज्य की एजेंसीज तक पहुंचा तो इन्वेस्टिगेशन के नाम पर सिर्फ एक दूसरे पर कीचड़ उछाला गया। राजस्थान की एजेंसियां कहने लगी कि लीक महाराष्ट्र से हुआ है, और महाराष्ट्र पुलिस ने पल्ला झाड़ लिया कि हमारे यहाँ से कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ। और इन सब के बीच एनटीए इतने बड़े पैमाने पर हो रहे व्हाट्सएप सर्कुलेशन को पूरी तरह से इग्नोर करती रही। और ये बात सिस्टम की लापरवाही को बहुत अच्छे से साफ कर देती है। एक तरफ एनटीए के डायरेक्टर जनरल कैमरे पर आकर दावा कर रहे थे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, मार्केट में सिर्फ एक पीडीएफ सर्कुलेट हो रहा था, जबकि जमीनी हकीकत और गणितीय सच्चाई सबके सामने थी। 180 में से 135 सवाल बिल्कुल हूबहू मैच हुए थे। अगर इसे लीक नहीं मानेंगे तो फिर किससे मानेंगे? ये प्रशासनिक इनकार जवाबदेही पर एक बहुत बड़ा तमाचा है।
और इन्हीं सब वजहों से जनता का और खासकर छात्रों का विश्वास इस परीक्षा प्रणाली से पूरी तरह उठ चुका है। हालात ये हैं कि लोग अब व्यंग करते हुए एनटीए को नेशनल टैंपरिंग एजेंसी बुलाने लगे हैं, और ये अविश्वास बेवजह नहीं है। याद कीजिए 2024 में भी ऐसे ही सवाल उठे थे जब अनएक्सप्लेन्ड ग्रेस मार्क्स बांटे गए थे, लेकिन तब भी न तो कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुआ और न ही किसी की जवाबदेही तय की गई। चलिए अब इस विश्लेषण के चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, छात्रों को चुकानी पड़ी कीमत। असली कीमत किसने चुकाई? उन मासूम छात्रों और उनके परिवारों ने। सिस्टम की इस विफलता की भरपाई कोई री एग्जाम नहीं कर सकता। परिवारों ने अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई लाखों रुपए कोचिंग में लगा दिए। बच्चों ने महीनों तक खुद को कमरों में बंद रखा, अपनी नींद और मेंटल पीस का बलिदान दिया, और नतीजा, कुछ लोगों ने पैसों के दम पर उनके हक पर डाका डाल लिया। अब उन बेगुनाह छात्रों को दोबारा परीक्षा की भट्ठी में झोंक दिया गया है। उनके इस भयानक मानसिक और भावनात्मक तनाव का जिम्मेदार आखिर कौन है? और अब इस चर्चा का आखिरी हिस्सा, प्लान बी अपनाना। जब सिस्टम इतना फ्लॉड हो जाए तो सिर्फ एक ही रास्ते पर टिके रहना एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। पारंपरिक रास्तों जैसे डॉक्टर या इंजीनियर बनने में कंपटीशन तो है ही, साथ ही ऐसे सिस्टमिक बॉटलनेक्स भी हैं। इसलिए आधुनिक करियर विकल्पों को देखना बहुत जरूरी है। डेटा साइंस, यूएक्स डिजाइन, कंटेंट क्रिएशन या क्लाइमेट रिसर्च जैसी फील्ड्स आज तेजी से ग्रो कर रही हैं। हमारे सोर्स मटेरियल में भी एक 100 करियर्स की गाइड का जिक्र है जो बिल्कुल यही समझाती है। अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए और इन मॉडर्न ऑप्शंस को एक मजबूत प्लान बी के रूप में तैयार रखिए, ताकि आपका भविष्य किसी एक एग्जाम के भरोसे ना रहे। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। एक ऐसे सिस्टम में जो बार बार फेल हो रहा हो और जहां कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ना हो, वहां एक छात्र के लिए एक व्यवहारिक प्लान बी आखिर कैसा होना चाहिए? ये सिर्फ एक एग्जाम कैंसिल होने की बात नहीं है। ये वक्त है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की मांग करने का और अपने करियर के लिए नए सुरक्षित रास्ते तलाशने का। उम्मीद है कि ये चर्चा आपको इन गंभीर सवालों पर सोचने के लिए जरूर मजबूर करेगी।